फिजिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें सिर्फ हम लोग वो पार्ट पढ़ेंगे जो हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। कल जैसा कि बताए थे कि हम लोग को एलजेब्रा, ट्रिगो, कैलकुलस वगैरह पढ़ना है, तो हम लोग आज जो है एलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब एलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th तक सब कोई पढ़े हुए हैं, जस्ट रिवीजन के लिए है थोड़ा बहुत। देखो, सबसे पहले तो वर्ड पे आओ। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब एक रिलेशन होता है जो कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच में हो। जैसे सपोज मैंने लिखा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन सब चीजों में अगर देखा जाए तो आपका ये जो x है, x ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेरिएबल। अब इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है ना। और ये जो 2 और 8 है या 0 है, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। तो इधर में इक्वल टू के लेफ्ट साइड कुछ उधर है, राइट साइड कुछ है, इसको हम रिलेशन कहते हैं। एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक अननोन है, इस तरह के रिलेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? वेरिएबल का वैल्यू। तो अगर आपके पास एक अननोन है, अननोन मतलब एक्स, तो एक इक्वेशन भी होना चाहिए। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं लगभग सबको ही जानते हैं कि आप इसको 2x को छोड़ दीजिए, 8 को उधर भेज दीजिए, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है ना। तो जब एक अननोन था तो हमें एक इक्वेशन चाहिए थी। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स में एक नहीं दो दो अननोन्स होंगी। ठीक है। अब दो अगर अननोन होंगे तो इक्वेशन भी आपको दो चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया इस तरह से, एक वेरिएबल है x और एक है y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये अपने आप में एक इक्वेशन है। अब इसमें देखिए दो दो वेरिएबल हैं x और y, और एक ही इक्वेशन है। अगर आपको कहा जाए कि इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाले तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है। इसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो सपोज एक इक्वेशन हमने और ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन भी हैं। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे मेथड हैं। पहले इक्वेशन से आप ऐसा करें कि x इक्वल टू 7 माइनस वाई कर ले और उसको यहाँ रख दे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको इक्वल टू कर दिया तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला आपस में इक्वेट हो जाएगा, राइट साइड वाला आपस में। अब इसको जैसे ऐड करोगे तो x और x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x, और y और माइनस वाई मिलके 0 हो गया, और यहाँ 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ गई 4। और अगर x की वैल्यू आपने यहाँ या यहाँ कहीं भी रख दो तो आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू 3। अब ये सब बेसिक चीजें हैं जो क्लास 10 तक भी आपने किया है। तो याद रखना है कि अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। उसी हिसाब से अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि आपके पास तीन वेरिएबल हो जाए, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो वैसे केसेस में सॉल्व करने के लिए हमें कितने इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे? तीन इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर चार वेरिएबल आ गए तो चार इक्वेशन, लेकिन वैसे केसेस नहीं आते हैं। मैक्सिमम आपको तीन वेरिएबल तक के इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है। तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। अब ये तो हुई सिंपल इक्वेशन की बात। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया कि इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सब लोग इसको पहले नोट कर ले, फिर हम न्यू पेज पर स्टार्ट करेंगे। चलिए 2 मिनट में जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए।
चलो माइक ऑन करके बताओ, नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर, नोट कर लिया। चलो भैया आइए न्यू पेज पे। अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कितनी बार ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जब उसे सॉल्व करें तो वहां पर वेरिएबल की हमें दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है? ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसका जो नॉर्मल इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें x जो है आपका, ये क्या हो गया, x आपका अननोन है या इसे हम वेरिएबल कहेंगे जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो a b और c है ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट्स है a b c। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये कंडीशन होती है कि a जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर नहीं रहा देन दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी एक्स प्लस सी को इक्वल टू 0 को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। माइक ऑफ कर दो भाई, किसी का माइक ऑन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब हम इस इक्वेशंस को देखते हैं तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब इसको जब सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से x की जो है हमें एक नहीं दो दो वैल्यूज मिलती हैं। तो है तो अननोन एक ही, लेकिन उसकी दो दो वैल्यूज आ जाती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या होता है, सॉल्यूशन का इसका होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ से आपको एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x की दो वैल्यूज मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फिजिक्स में जरूरत कहाँ पड़ता है। देखो फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे आप आगे चल के मैकेनिक्स में या अलग अलग चैप्टर्स में, तो कितनी बार इस तरह के इक्वेशन आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि हमने जो है इस तरह से ले लिया कि एक स्टोन को यहाँ नीचे से थ्रो करेंगे, तो स्टोन जो है या पत्थर या बॉल कह लो, वो पत्थर या बॉल पहले ऊपर जाता है और ऊपर जाके फिर नीचे आता है। तो हम इसका एक डायग्राम सिंपल सा बना ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से हमने एक बॉल को थ्रो किया, ये बॉल ऊपर गया और फिर ये वापस ऐसे ऐसे करके नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर ये ऐसे गया है तो ये धीरे धीरे ऊपर गया है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ रुका है और वापस लौट के आ गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में, नीचे से उड़ के ऊपर तक जा करके वापस नीचे आने में कुछ तो टाइम लगा ही होगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, मान लीजिए कि यहाँ से हमने ले लिया कि ये एक पर्टिकुलर हाइट है, इस पर्टिकुलर हाइट पर ये जो हमारा बॉल था वो कितनी बार पहुंचा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बॉल है वो एक बार नहीं पहुंचा है। इस हाइट पे अगर आप देखें तो बॉल जो है वो दो बार पहुंचा है, एक बार ऊपर जाते समय और एक बार नीचे आते समय, दो बार पहुंचा है। तो अगर पहले वाले टाइम को हम t1 मान लें तो दूसरा वाला टाइम हो गया हमारा मान लीजिए t2। तो जो इसका इक्वेशन आता है जब हम लोग इसको पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, तो ये इसी तरह का कुछ आएगा, बस यहाँ x की जगह t होगा, ठीक है ना। जैसे हो सकता है कि ये इक्वेशन उस तरह से आ जाए, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह के इक्वेशंस में को जब आप सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें आपको दो दो सोल्यूशन मिलेगा। इसमें सोल्यूशन जो आता है वो आता है t माइनस
3, ठीक है, और एक आएगा इस तरह से t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं, एक 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करना आएगा तभी तो ये 1 और 3 निकाल पाएंगे। अब ये 1 और 3 क्या बता रहा है कि बॉल शायद प्रोजेक्ट होने के बाद यहाँ से जब थ्रो किया उसके 1 सेकंड के बाद भी इसी हाइट पे था और उसके 3 सेकंड के बाद भी वापस इसी हाइट पे था, जो लॉजिकली सही भी है भाई, बॉल तो इस हाइट पे 2 बार गया है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मैंने यूज बताया। अब इसके डिटेल में हम लोग और चलेंगे कि इसमें ये जो सॉल्यूशन आता है इसमें ये इस चीज को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, और कभी कभी डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है कि ये जो x अननोन है आपका, इसका एक वैल्यू होगा कि दो वैल्यू होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, कोई सॉल्यूशन आए ही ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पेज में अब चला जाए। Yes, sir. अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो लिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें जो है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो इसकी d की वैल्यू पे डिपेंड करता है। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा ग्रेटर देन 0 है, तब तो इसमें जो है न्यूमेरिकल में या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दो सॉल्यूशन का मतलब x की दो वैल्यूज मिलेंगी, जैसे हमने पिछले केस में देखा था। अगर इसका d डिस्क्रिमिनेंट 0 है तब ऐसे केस में ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर इसमें d जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, नेगेटिव है, तो इसमें फिर आ जाता है नो सॉल्यूशन, मतलब x की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है इस d की वैल्यू पे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि इसके जो दो रूट्स होते हैं, जो मान लिया कि एक x1 है और एक x2 है, तो अगर हम x1 को लिख लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिख सकते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा 2a। तो जो दूसरा रूट है उसे हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही लिख सकते हैं भाई, एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस। अब यहाँ पर अगर इन दोनों रूट्स को x1 और x2 हमने ले लिया है, तो x1 प्लस x2 जिसे हम सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं, दोनों रूट्स का एडिशन करेंगे तो आप करके देख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी है, यहाँ भी 2a नीचे भी 2a है, तो जब ऐड करेंगे तो ये माइनस रूट डी और प्लस रूट डी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ये माइनस बी और बी मिलके कितना हो जाएगा, ये 2b, और नीचे में आ जाएगा 2a, तो ये कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये आपको रिजल्ट याद होगा अगर आपने
क्वाड्रेटिक टेंथ में पढ़ा है ढंग से। तो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स। ना, ये तो सम की बात हुई। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए तो x1 इंटू x2। अब प्रोडक्ट में क्या करना होगा भाई, इसको और इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो लेंदी होता है, प्रूफ से उतना मतलब नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है दोनों का, वो कितना आता है, तो वो आता है c/a। सो दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कुल मिलाकर के आपको ये दोनों जो रिजल्ट है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कौन सा रिजल्ट की बात हो रही है, ये वाला रिजल्ट, ये खास करके ये रिजल्ट, सम ऑफ रूट्स बहुत जरूरत पड़ता है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते समय, ठीक है। और प्रोडक्ट वाला भी याद रहे तो अच्छा ही है। तो चलो नोट कर लो इसको सबको, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चला जाए। यस सर। अब आइए इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन दिया जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल तरीका तो ये है, अगर आप थोड़े से वीक हैं इसको सॉल्व करने में, तो आप क्या कीजिए कि पहले a b और c की वैल्यू देख लीजिए। एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट होता है वो a होता है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, तो यहाँ पर प्लस बी होना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ -5 है, बी की वैल्यू हो गई -5 और सी की वैल्यू आपकी हो गई ये 6, ठीक है। अब अगर ए बी और सी की वैल्यू आ गई तो आप सिमिलरली इसमें डिस्क्रिमिनेंट इजीली निकाल सकते हैं, जो कि कितना होगा, बी स्क्वायर -4ac। अब बी की मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 -4, ए की जगह हमने 1 रख दिया ये, और सी की जगह 6 रख दिया, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 6 24, तो 25 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो डी की वैल्यू एक बार आ गई तो यहाँ से जो सोल्यूशन आता है उसमें एक सोल्यूशन कितना होगा, तो x इक्वल टू हम सीधे लिख देते हैं -b प्लस माइनस, हम यहाँ पे दोनों सोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल मेथड तो ये है। अब माइनस बी में ध्यान रखना है कि b ऑलरेडी आपका -5 है, तो माइनस बी का मतलब हो गया कि माइनस के बाद ये -5 अलग से आएगा, फिर प्लस माइनस रूट, अब d की जगह क्या लिख देना है, 1, और नीचे में 2, और a की वैल्यू 1 है।
अब यहां से अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज में एक बार प्लस ले लो, तो प्लस ले लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। इसको हम x1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम x2 ले लेते हैं, उसके लिए माइनस ले लो तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4/2 कितना आ गया 2। तो यहाँ से आपके जो है ये दो सोल्यूशन आ गए। अब ये दो सोल्यूशन आपको हो गया, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। अब ये जो हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा था वो चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। जो हमने सम ऑफ रूट्स लिखा था, देखो इजीली यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला था माइनस क्या था b अपॉन a था। अगर यहाँ देखा जाए तो ये माइनस हो गया और b की जगह क्या है -5, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन a की वैल्यू आपकी 1 है। तो देखो सम ऑफ रूट्स 5 आ रहा है कि नहीं। x1 प्लस x2 3 प्लस 2 5 हो रहा है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला वो c बाय a था, तो c है आपका 6, a है आपका 1, तो कितना आ गया 6। प्रोडक्ट रूट देख लीजिए, 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले इनडायरेक्टली हमने यहाँ भी चेक कर लिया, प्रूफ भी कर लिया कि हाँ भाई सही है। ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग फिर से इस पे देखते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में अक्सर टाइम बेस्ड जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसा अभी मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया, पता करो किस टाइम पर किसी पर्टिकुलर हाइट को क्रॉस कर रहा है। उस तरह के इक्वेशन में बस x की जगह आपको टी स्क्वायर दिखेगा। तो उस तरह का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2t² माइनस टी, ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग जो आता है सीधे यूज कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब तक प्रैक्टिस ना हो पूरा फॉर्मूला पहले लिखेंगे और बाद में उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब पिछले बार की तरह अब इसमें ABC देखो, b की जगह क्या है यहाँ पे -1 है, तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं +1। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, अब आ जाइए, ये आ रहा है आपका b², तो -1 का स्क्वायर आप सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे +1। फिर आ जाइए -4, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 4 इंटू 2, और c की वैल्यू वहां पर -3 है, ध्यान रखना 3 नहीं है -3 है। और नीचे में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस। अब ये देखिए, ये हो गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कितना आ जाएगा 24 आएगा। 1 प्लस 24 आपका 25 होता है, और 25 का रूट आपको पता है कितना होता है, तो 25 का रूट होता है 5 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक आ रहा है 1 प्लस 5,
कितना हो गया 6/4, और एक आ रहा है 1 - 5 दैट इज -4/4। ठीक है, यहां से एक आ रहा है आपका, कट करेंगे तो +3/2, और एक आ रहा है -1, दो आंसर है। अब यहाँ पर आने को तो भाई ठीक है, मैथमेटिक्स ने सॉल्व किया और दो आंसर आ गए, बट आगे चल के हम लोग जब काइनेमेटिक्स में या मैकेनिक्स में इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जनरली जो है t=0 जो होता है टाइम स्टार्टिंग पॉइंट, वो होता है जब से वो हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ। जैसे बॉल को हमने हवा में फेंका था, तो जिस समय हमने बॉल को फेंका उसको हम t=0 लेते हैं। तो मैकेनिक्स में इस नेगेटिव टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ये जो नेगेटिव टाइम आपका आया है ये वाला इसे हम आंसर नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, सिर्फ इसको मानेंगे। तो हमारे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा उसे हम लिखेंगे t=3/2 सेकेंड। सेकेंड इज यूनिट। समझ में आया? तो बस इतना ही अंतर है, नेगेटिव टाइम अगर आपके सॉल्यूशन में आ जाए तो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे। अगर ये भी पॉजिटिव आ गया होता सपोज, तो हम ये दोनों टाइम ले लेते फिर। चलो नोट करो। ये तो क्वाड्रेटिक की बात हुई। अब हल्का सा आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जो है वो बता दे। बाइनोमियल थ्योरम भी जो है वो आपको यहाँ पर 11th और 12th में मैथ्स में पढ़ना है, लेकिन इसको हमें थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है कहीं कहीं फिजिक्स में। देखो, अगर हम इस तरह की चीजें लें जैसे 2 + x⁻3, ठीक है, या a+b², ठीक है, a+b3, तो इन सब चीजों को हम लोग जो है वो बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे a+b² ये तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन इसकी जगह अगर आपको जनरल टर्म आ जाए, ठीक है ना, जनरल टर्म जैसे कि ऐसे आ जाए a+b⁴n, तो इसको हम लोग एक्सपैंड जब करेंगे तो एक बड़ा सा टर्म आता है। अब हमें क्या है कि फिजिक्स में इससे मिलते जुलते कुछ टर्म मिलेंगे। जैसे अक्सर आपको इस तरह का टर्म मिलेगा 1+x⁴n। अब ये जो सीरीज होती है ये अपने आप में एक्सपैंड होके ये आता है 1+nx+n⁻1/2 x² प्लस, इसी तरह से ये करते करते ये जाता है इन्फिनाइट तक। आगे अगला टर्म होगा n×n−1 × n−2 डिवाइडेड बाई, फिर 3 × 2 आएगा, तो इस तरह से चलता जाता है। अब इसमें एक स्पेशल केस क्या होता है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब ये x अगर 1 से छोटा है, जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू जो है वो इस तरह की हो जाए 1 के मुकाबले बहुत छोटी, जैसे 0.001, तो ये जो चीज है वो 1 के मुकाबले बहुत छोटी है। ऐसे केस में जो आपका 1+x है का पावर n, इसे हम सिंपली 1+nx लिखते हैं। अब ऐसा हम लोग क्यों कर पाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई अगर x इज वेरी स्मॉल तो आगे ये जो नंबर आएंगे ये और भी स्मॉल होते चले जाएंगे। जैसे x का स्क्वायर करोगे आप तो 0.001 का स्क्वायर करोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, 0.0000001 आएगा, तो अगला x³ और छोटा होगा। तो उसको हम लोग फिर लिखने से बचते हैं, हम इसको सिंपली लिख देते हैं 1+nx। तो याद रखना है कि 1+x का पावर अगर n कहीं मिल जाए तो वो सीधे 1+nx होता है। बस कंडीशन ये है कि x जो है वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल, इस तरह का। इसका मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए कि
1 प्लस एक्स का पावर बोल दिया जाए कि 3/2 है एंड x इज वेरी स्मॉल, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स, बस ये जो n है वो सामने आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 1 प्लस एक्स का पावर -4 कह दिया जाए, x इज वेरी स्मॉल, तो -4 सामने आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4x। और मान लीजिए कि कभी ऐसा केस दे दे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से आए, 2 प्लस 3x का पावर 4/3 दे दिया जाए, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि दिस x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको कैसे एक्सपैंड करें भाई? तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको 1 प्लस एक्स के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तो 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालो आप। तो जब 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो ये पूरा का पावर कितना है? 4/3 है, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पावर 4/3 है, तो ये आ गया आपका 2 टू द पावर 4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर 4/3 पे जो है बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 3x बाई 2 का पावर 4/3, ठीक है। अब ये 3x/2 जो है ना, वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। x की जगह जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ 3x/2 है, तो इसे हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 4/3, बाहर रहेगा इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब जैसे 1 प्लस nx था तो n की जगह क्या है? 4/3, तो हम इसे लिखेंगे 4/3 इंटू 3x/2, ठीक है। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको फिर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4/3, और यहाँ हो गया 1 प्लस 2x। क्लियर? नोट करो भाई। देखो, बेसिक मैथ में कल हम लोग एलजेब्रा पढ़े थे, मेनली हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था और थोड़ा सा जो है वो बाइनोमियल देखा था, एक्सप्रेशन। अब आज क्या है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है ना बेसिक समझेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग जो है उसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है? सबसे पहले समझना है कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है। जैसे जब भी किसी पॉइंट को स्पेस में लोकेट करना होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले हम प्लेन की बात करेंगे, स्पेस की नहीं। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है, इसमें हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ किया इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस मिलके एक प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को अगर हम इधर खींच दें तो ये कहलाएगा माइनस एक्स एक्सिस, और अगर ये नीचे चला गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि x पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर y में जाएंगे तो वही 1 2 3 4, माइनस y में गए तो -1 -2 -3 -4। कोई भी आप यहाँ पे अगर स्पेस में जनरल पॉइंट ले, ठीक है, कोई भी यहाँ एक जनरल पॉइंट लेते हैं P, तो इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, ठीक है ना, x कॉमा वाई। अब ये x कोऑर्डिनेट क्या बताता है? x कोऑर्डिनेट बताता है इसका कि x एक्सिस पे अगर ऊपर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो कहाँ कट करेगा। दिस इज योर पॉइंट x कॉमा 0। x कॉमा 0 क्यों लिखते हैं? x एक्सिस पे हर एक पॉइंट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दे तो ये जो पॉइंट है
इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ना, ये y वाला पॉइंट बताएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं 0, y एक्सिस पर सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा और x कोऑर्डिनेट हर जगह 0 होगा। ठीक है, अब अगर इसको नंबर से समझना है, सपोज तो इधर में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट की वैल्यू जो है वो 4, हम लोग ले लेते हैं कोई पॉइंट, मान लीजिए ये x की वैल्यू जो है ना ये 4,3 ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये 4 है, मतलब x एक्सिस पे हम 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर आगे जाएंगे, और 3 का मतलब है कि ये जो y कोऑर्डिनेट है ये आपका 3 है। ठीक है, अब स्पेस में इधर कोई पॉइंट लेंगे तो उसके x और y कोऑर्डिनेट प्लेन में इधर लेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा, इस क्वाड्रेंट को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इधर वाले क्वाड्रेंट को हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इधर वाले को हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका देखिए, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पर तो एक्स एक्सिस नहीं है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और लेकिन वाई एक्सिस में यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो ये जैसे हो सकता है -4,2। ठीक है, -4 आपका इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, इसका मतलब है कि ओरिजिन से ये 4 सेंटीमीटर दूर है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर x और y दोनों नेगेटिव होगा, ये -x है, ये -y है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओगे तो इधर देखो -y पे आएगा, और इधर भी ड्रॉप कराओगे तो कहाँ जाएगा, -x पे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो सकता है ऐसे जैसे -3, -2 टाइप का आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे फोर्थ वाले पार्ट में, तो इस यहाँ पर इस सेक्शन में x जो है दैट इज पॉजिटिव बट y जो है वो नेगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, जैसे हो सकता है कि ये 3, -2। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे दोनों x और y पॉजिटिव है, इधर में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर में दोनों नेगेटिव, और इधर में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, ये फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट जैसे हैं, इधर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इधर दोनों नेगेटिव। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अब इसमें सीखेंगे कि मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है 4,3। ठीक है, और आपको कहा जाए कि भाई ये जो पॉइंट है ओरिजिन है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस निकालना है ये वाला। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसा अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो लिखा है ये आपका 4 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये हाइट जो y कोऑर्डिनेट है वो हाइट है वो 3 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ये निकाल सकते हैं, अगर हम इसको h बोले, ठीक है, हाइपोटेन्यूस कहते हैं ना, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो √4² प्लस 3² ये होता है ना p² प्लस b²। इसको सॉल्व करेंगे तो 4² होता है 16, और ये होता है आपका 9, ये दोनों मिला करके आ जाएगा √25 दैट इज इक्वल टू 5। तो इससे क्या है कि अब हमें जो है एक जनरल फार्मूला मिल गया कि अगर हम यहाँ पर 4 की जगह x रख दे, 3 की जगह y, तो जनरल फार्मूला इस तरह के डिस्टेंस का, जैसे ये h5 हुआ, जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा r इक्वल टू √x² प्लस y²। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है किस चीज के लिए, अगर दो एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें कोई पॉइंट है
तो उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा ये निकालने के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग कि कभी कभी आपको 2 नहीं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ जाती है, जिसको हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस कहते हैं। ये तब जरूरत पड़ती है जब किसी पॉइंट को हमें स्पेस में रिप्रेजेंट करना होता है। अब स्पेस में कैसे, जैसे मान लिया कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है, और इधर जो वर्टिकल लाइन है ये वाला वर्टिकल लाइन हमने ले लिया इस तरह से, इधर में वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्स वाई प्लेन तो हो गया, लेकिन साथ में हमें अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन से ऊपर है, हवा में है थोड़ा, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए हम एक जेड एक्सिस लेते हैं जो ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसी प्लेन में है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जहां एक्स और वाई एक्सिस इस व्हाइट बोर्ड में है, जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, मतलब ये हमारी स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। अब ऐसे पे क्या करते हैं कि जब भी कोई पॉइंट हम जनरल लेते हैं पॉइंट, तो उसमें हमें अब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलेंगे। तो एक्स वाई जेड इसके आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इसका लोकेशन एक्सप्लेन करने के लिए या इसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से निकालने के लिए, जैसे पिछली बार की तरह मान लीजिए कि हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं यहाँ से ओरिजिन से, तो यहाँ पर क्या है कि आपको इतना सिंपल नहीं है जैसा दिख रहा है। असल में इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो जब इसका परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया जाता है तो ये परपेंडिकुलर सपोज यहाँ पर आ गया एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, फिर उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, तो एक जाएगा एक्स एक्सिस में। ठीक है, फिर हो सकता है कि एक आपका आ जाए यहाँ पर ऐसे वाई एक्सिस में, और एक यहाँ पर आ जाएगा ऐसे जेड एक्सिस में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपका जो डिस्टेंस है ये वाला निकालने के लिए आपको 3 एक्सिस चाहिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जेड डिस्टेंस है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये वाला, ये ग्रीन वाला, इसको आप मान सकते हैं वाई। तो पहले आप यहाँ से अगर इसको जोड़ दें इसको, ठीक है, तो अब क्या है कि ये भी हो गया आपका जेड, ये दोनों सेम है। अगर ये x है ये z है और यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस पता चल गया तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y है, तो ये जो ग्रीन वाला वर्टिकल लाइन है ये भी y है। अब हमें ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, और ये जो एंगल है ये यहाँ पे अगेन 90 डिग्री हो गई वाला। ठीक है, तो फिर से पाइथागोरस लगा लेंगे, तो ये जो डिस्टेंस r है ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी, उस r को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, y का स्क्वायर, और फिर ये जो ग्रीन लाइन का लेंथ है ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट है उसका स्क्वायर। तो जो जनरल फॉर्मूला आता है इसमें वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे हमने प्लेन वाले केस में देखा था एक्स और वाई वाले में, उसी तरह का है, बस एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये बस जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ गया है। अच्छा, अब ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है। अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आर पे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ नीचे स्क्वायर है ना, तो अगर ये -1 हो या -2 भी हो तो स्क्वायर होके सब पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो ये फॉर्मूला, और इसका हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने में। अब आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कुछ कर्व्स हैं जिसके इक्वेशन आपको पढ़ना है, समझना है, फिजिक्स में जरूरत पड़ता है। जैसे
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स वगैरह। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन को सीधी रेखा। जैसे स्ट्रेट लाइन जो होता है, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया मान लीजिए, और यहाँ पर हमने ले लिया कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन का जो नॉर्मल इक्वेशन या जनरल इक्वेशन होता है वो लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। किसी भी कर्व का, चाहे वो सर्किल हो, स्ट्रेट लाइन हो, इलिप्स हो, सबके इक्वेशन में आपको एक्स और वाई मिलेंगे, ठीक है। एम और सी कांस्टेंट है। एक्स और वाई तो आपके एक्सिस होंगे, वेरिएबल है। एम और सी कांस्टेंट है। अब ये एम क्या है? एम को हम लोग स्लोप कहते हैं, ठीक है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये स्लोप क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, तो कुछ ना कुछ एंगल पे कट करेगा, थीटा एंगल पे मान लीजिए। तो ये स्लोप जो होता है उस tan थीटा की वैल्यू है। जैसे अगर यहाँ पर ये जो पिंक लाइन हमने बनाया है, अगर ये 45 डिग्री पे कट करता है यहाँ पे, तो tan 45 आएगा इसका स्लोप, दैट इज tan 45 आपको याद होगा 1 होता है। अब बात करते हैं ये सी का क्या है। तो सी जो है वो इंटरसेप्ट कहलाता है, और ये होता है कि ये वाई एक्सिस को जहां कट करता है इसके ओरिजिन से हाइट, ठीक है ना, दिस इज योर सी। या यूं कह ले कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट सी होगा, ठीक है। तो ये सी पॉजिटिव होगा तो लाइन ऊपर से कट करता हुआ निकलेगा। सी अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नीचे से कट करेगा, ठीक है। तो सी को हम लोग क्या करें? सी इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्लोप जो होता है tan थीटा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे इस केस में देखिए आपका जो थीटा है वो 90 से कम है, तो कोई भी एंगल अगर 90 से कम होता है तो उसके tan थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मैंने इस तरह का कोई लाइन ड्रॉ किया, सपोज ये x है, ये y है, ठीक है, और हमने लाइन इस तरह से ले लिया। अब इस लाइन में क्या है कि इस लाइन में अब थीटा आपको यहाँ पे ये वाला लेना होगा, ठीक है। अब ये थीटा साफ साफ दिख रहा है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जैसे हो सकता है ये 120 150 हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो आपका tan थीटा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप नेगेटिव होगा, है ना, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। लेकिन इसका इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है। इंटरसेप्ट मतलब सी की बात हो रही है, सी इसका पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमने बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और हमने कोई स्ट्रेट लाइन मान लीजिए ऐसे बना लिया, इस तरह से, ठीक है। तो अब तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर जो ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा जीरो होगी, ठीक है। और अगर थीटा जीरो है तो इसका जो स्लोप होगा m, दैट m विल बी इक्वल टू जीरो। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो इंटरसेप्ट की बात हो रही है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट कैसा दिखेगा या स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा, उसमें ये ऊपर की तरफ नहीं कट करके नीचे की तरफ कट करेगा, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक केस ले लिया इस तरह से,
मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया इस तरह का कोई स्ट्रेट लाइन। तो देखो इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि थीटा देखो इसी की तरह है, 90 से कम है, तो इसको हम लिखेंगे कि m जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। बट ये जो कट कर रहा है ये y एक्सिस पे नीचे कट कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो c होगा इंटरसेप्ट वो नेगेटिव होगा, तो उसे हम लिखेंगे c लेस देन 0। सर्कल जो होता है उसमें अगर एक्स वाई प्लेन में सेंटर पे ओरिजिन है मतलब यहाँ पर ओरिजिन ले लिया, रेडियस इसका r ले लिया हमने, तो अब इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन की तरह अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर इसका रेडियस है। जैसे अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब है कि ये 4 का स्क्वायर है, तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है आपका 4 है, ठीक है। अच्छा, सर्कल और भी केसेस में बनेंगे, जैसे कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ओरिजिन पे हो, इधर उधर कहीं भी हो सकता है ओरिजिन, लेकिन अभी जो शुरुआत में बेसिक में हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ यही सर्कल पढ़ना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, बाकी मैथ में आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह सर्कल से मिलता जुलता एक और कर्व होता है जिसको हम लोग इलिप्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इलिप्स होता है ये क्या होता है कि इलिप्स में ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और ये इस तरह का कर्व होता है, मतलब ये अंडे के टाइप का दिखता है इस तरह से, ठीक है ना। अब ये जो बड़ा वाला एक्सिस है और ये छोटा वाला एक्सिस है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर a है, जैसे इसमें रेडियस लिया था, इसी तरह से ओरिजिन से ये पॉइंट जहाँ ये y एक्सिस को कट कर रहा है अगर ये b है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a,0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,b। तो इसका जो इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन वो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो नोट कर लो, तो ये इलिप्स का है इक्वेशन। सर्कल जो है वो इलिप्स का ही एक तरीके का स्पेशल केस होता है। अगर हम इसमें मान लीजिए कि ए और बी इक्वल कर दें, तो यही जो इक्वेशन है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नोट कर लो भाई, साथ में एक जनरल फॉर्मूला भी लिख लो डिस्टेंस निकालने का। जनरल फॉर्मूला अगर आपको 2 पॉइंट स्पेस में दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उनके बीच का जो जनरल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का वो क्या होता है, तो r इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सब कुछ रूट के अंदर। तो ये जनरल फॉर्मूला है फॉर डिस्टेंस, ठीक है। आपका x1 y1 और z1 और x2 y2 z2 ये क्या है, ये असल में 2 पॉइंट्स हो गए। जैसे अगर एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, मान लो ये a है तो ये मान लीजिए b है, तो इनके बीच का हमने ये डिस्टेंस निकाला है, जहाँ a का कोऑर्डिनेट सपोज x1 है कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक है। इसी तरह से b का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 कॉमा
y2 कॉमा z2, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ये है। अब अगर पॉइंट्स आपके प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में, तो ये z1 z2 नहीं होगा, सिर्फ x और y होगा। तो ये वाला पार्ट आप जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला हटा देंगे। तो इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का। नोट करो इसको फिर। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एंगल से, ठीक है ना। बेसिक चीज तो पहले एंगल समझे, ठीक है। अगर हम लोग कोई सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया सेंटर। सेंटर से आप कोई भी लाइन ज्वाइन कर दो, ये रेडियस हो गया r, ठीक है। अब ये o हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट का नाम a है, और यहाँ से फिर एक और लाइन ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये पॉइंट का नाम b है। तो ये जो a से b तक का डिस्टेंस है, इसे हम लोग आर्क कहते हैं, ARC आर्क, ठीक है। और r हो गया रेडियस। तो ये जो OB लाइन है और OA लाइन के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसे अगर हम थीटा बोलें, तो थीटा का डेफिनेशन होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। नाउ आर्क इज रिटन एज AB, तो ये हो गया AB। उसके ऊपर ऐसे साइन लगाते हैं, ये साइन बताता है कि आपको ये A से B तक का डिस्टेंस लेना है, ये वाला, ये जो कर्व है वो डिस्टेंस, एंड डिवाइडेड बाय आपको क्या हो जाएगा, r, ठीक है। अब ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर या मीटर में है। तो ये देखो दोनों कट जाते हैं ऊपर नीचे। थीटा को लेकिन मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करने के लिए जो हम लोग इसका यूनिट डिफाइन करते हैं वो है रेडियन, ठीक है ना, RADIN। फिजिक्स में रेडियन में मेजर किया जाता है ज्यादातर जगह, इसको शॉर्ट फॉर्म में रैड भी लिखते हैं, RAD। अब एंगल जो है आप लोग ज्यादातर जगह डिग्री में देखे होंगे, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री। बट फिजिक्स में क्या है कि ज्यादातर जगह आपको रेडियन में मिलेगा। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन, उसको समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर हम यहाँ पर एक कंप्लीट चक्कर लगा लें यहाँ पर, तो एक कंप्लीट चक्कर पे ये जो एंगल बनता है, ऐसे पूरा अगर एक चक्कर ऐसे लगा दे ऐसे, तो ये एंगल आपका कितना होता है, 360 डिग्री। सबको जानते हैं कि ये होता है, ठीक है। Now, this 360 degree is numerically equivalent to 2 pi, 2 pi radian। तो लोग ये कहाँ से आया, ये बताओ। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, 2 पाई r होता है, ठीक है। ए से अगर स्टार्ट करें और पूरा मेजर करके वापस ए तक आए, तो ये 2 पाई r होगा। तो अगर हम सेंटर पर टोटल कितना एंगल सबटेंड हो रहा है सर्किल के द्वारा ये निकाले, तो यहाँ जो ए बी है, इसकी जगह हम 2 पाई आर रख देंगे, तो 2 पाई आर बाई आर 2 पाई आ जाएगा। तो 360 डिग्री अगर 2 पाई है, तो इसका अगर हाफ कर देंगे तो मिलेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई के, ठीक है। उसी हिसाब से बताओ कि 1 डिग्री अगर कहा जाए तो वो कितना होगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री। लेकिन ये चीज रेडियन में हो गई, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं, क्या कि पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो 1 रेडियन कितना होगा। तो 1 रेडियन निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसे पाई को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन पाई। बड़ा सिंपल सा चीज है। तो ये जो दो फॉर्मूले के टाइप का हो गया हमारा, एक तो ये हो गया, है कि 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180 आपका रेडियन, और एक ये उल्टा 1 रेडियन को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इस तरह से। अब क्या होगा कि एंगल्स जो है 30 60 90 ये तो चलता ही चलता है, लेकिन बहुत जगह पाई के टर्म्स में आएगा।
तो अगर पाई के टर्म्स में आएगा रेडियन में तो आप उसको समझने के लिए डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में आएगा तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे अब वो हम लोग आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो। अब देखो डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री कैसे कन्वर्ट करें। बड़ा सिंपल सा केस है, पहले हम लोग केस 1 लिखते हैं कि अगर कोई एंगल डिग्री में हो और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे 30 डिग्री है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ना कि पिछले वाले स्लाइड में कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री वो किसके बराबर था, तो वो था पाई बाई 180 डिग्री रेडियन के बराबर था। तो डिग्री टू रेडियन करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी एंगल आपको डिग्री में मिलेगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर 1 डिग्री है तो इतना हुआ, तो अगर ये 10 डिग्री होता, 10 डिग्री तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये 20 डिग्री होता तो इधर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करना है तो इसका सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपका एंगल है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाई 180 डिग्री। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि वो बदल जाएगा। जैसे देखो 30 डिग्री अगर हमने लिया एग्जांपल के तौर पे, 30 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो आप सीधे क्या कीजिएगा, 30 डिग्री इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। अब ये 30 और ये 180 कट जाएगा, 6 होगा नहीं, तो ये असल में हो जाएगा आपका पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि 135 डिग्री, भाई 90 डिग्री से बड़े भी एंगल आएंगे, इसको कन्वर्ट करना है तो 135 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। अब इसको बस कैंसिल करना है। देखो ये 45 से कट जाएगा, ये 45 इंटू 4 होता है और ये 45 इंटू 3 आएगा, तो ये आएगा आपका 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हम लोग। अब आते हैं सेकंड केस में, उल्टा। अगर अक्सर क्वेश्चंस में एंगल रेडियन में दिया रहे और उसे अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम लोगों को मेंटली ही जो एंगल्स है उसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा डिग्री में याद रहता है कि साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है। लेकिन इस तरह से आता है ना पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, तो आदमी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ता है। तो हम लोग मेंटली इसको क्या करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे हम साइन कॉस इजीली निकाल पाएंगे। तो देखो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पाई रेडियन 180 डिग्री था, तो उस हिसाब से कन्वर्जन से 1 रेडियन जो हमने लिखा था पिछले बार वो था 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, तो अगर ये था तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेडियन टू डिग्री में अगर एंगल को बदलना है तो रेडियन में अगर एंगल दिया है तो उसको हम लोग क्या करना है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। उसमें उल्टा था, पाई बाई 180 था, इसमें 180 बाई पाई। देखो एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है पाई बाई 3, अब ये रेडियन में है, आपको कहा गया कि भाई इसको डिग्री में बदल के बताओ कितना होगा। हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 बाई पाई से, तो ये हो गया भाई 180 बाई पाई। अब ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और 180 कैंसिल हो गए, कितना दे देगा, 60 डिग्री। तो असल में ये जो पाई बाई 3 दिख रहा था वो 60 डिग्री है। इसी तरह से मान लीजिए आपको कहा जाए 5 पाई बाई 6 है, इसको कन्वर्ट करो, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 पाई लिया बाई 6 लिया इंटू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, पाई हमेशा इस तरह के कैलकुलेशन में इजीली कटेगा, आपका पाई कट गया और यहाँ से काट दो 6 इंटू 180 कटेगा तो ये कितना दे देगा, 30 देगा।
अब 30 इंटू 5 कर दो तो असल में ये 150 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल्स कन्वर्ट होते हैं। अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं कि आपको ज्यादातर इसी की जरूरत पड़ेगी, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने की। तो उसमें करना क्या है कि बार बार ये जो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पाई पाई कटता है। तो आप क्या कीजिएगा कि उस एंगल में जो भी एंगल दिया हुआ है उसमें बस पाई को रिप्लेस कर दीजिए 180 से, ठीक है। पाई की जगह बस 180 डिग्री लिख दीजिए, इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पाई बाई 3 था, अगर मैंने सीधे पाई को हटा के 180 लिख दिया तो 180 बाई 3 आ तो जाता 60 डिग्री, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 3 पाई बाई 5 और कहा जाए कि भाई ऐसा है, ये तो रेडियन में है, डिग्री में बताओ। तो कुछ नहीं करना है, इसको 3 बाई 5 रहने दो, ठीक है। और इस पाई की जगह सीधे 180 डिग्री कर दो, पाई की जगह सीधे 180। अब यहाँ से कट कर लो तो ये 5 से तो पक्का कटेगा। अब कैसे कटेगा, तो देखो 5 3 जब 15 हो गया और 3 और 0 5 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। चलिए नोट कीजिए। अब आइए हम लोग सीखेंगे अपने ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। फिजिक्स में बहुत जगह आपको नेगेटिव एंगल देखने को मिलेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आप इस तरह से अगर क्वाड्रेंट बनाए, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल को x लेते हैं, इसको y। ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो अगर आपको कोई एंगल जैसे इस तरह से दिया जाए, इस तरह से, ठीक है, ये लाइन बनाए। अगर आप एक्स एक्सिस से इधर की तरफ जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं, तब उस एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई के हिसाब से इस तरह से कोई एंगल मेजर किया, तो उससे हम लोग साइंस में नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करने को पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज अगर हो तो उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, ये जो है एक्स एक्सिस, इसको रेफरेंस मान के एंगल हमेशा यहाँ से मेजर करते हैं। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। और ये वापस यहाँ आएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, तो यही आपका 0 डिग्री भी होगा, यही आपका 360 भी होगा। तो 360 इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री। उसके बाद आप 360 से बड़ा एंगल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप वापस 0 से शुरू हो सकते हैं। तो बेसिकली एंगल 0 से लेकर 360 के बीच में ही मिलेगा। अब देखो एग्जांपल के तौर पे, अगर हमने इस तरह का कोई केस लिया कि ये एक्स है और यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर हमने कोई एंगल ले लिया ऐसे, इस सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री हमने कहाँ से लिया, इस वाई एक्सिस से लिया है। तो अगर इस एंगल को बोला जाए कि मेजर करके बताओ कि असल में इसकी वैल्यू कितनी है, तो दो ऑप्शन है। अगर आप इधर से इस तरह से मेजर करेंगे, इधर से ऐसे, तब आप इसको बोलेंगे 90 प्लस 40 करके प्लस 130 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि आप उधर से ना मेजर करके इधर से मेजर कर लीजिए, इधर से ऐसे। और अगर इधर से आप मेजर करने चले गए, तब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव कितना लिखेंगे,
तो ये हो गया 90 प्लस 90 180, और 180 के बाद ये एंगल, तो ये एंगल 50 होगा भाई, ये 40 है तो ये 50 होगा ना, ये दोनों 90 होते हैं। तो 180 प्लस 50 कीजिए, कितना आ जाएगा 230 डिग्री। तो इसे हम लिखेंगे माइनस 230 डिग्री। ठीक है, तो सेम एंगल दो तरीके से लिखा जा सकता है। और देखो एग्जांपल, जैसे ये रेफरेंस ले लिया, अगर हमने यहाँ एक एंगल लिया और ये एंगल यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, अब ये एंगल दिया हुआ है सपोज 60 डिग्री। अब इस एंगल को मेजर करना है, तो रेफरेंस हम मेजर करेंगे तो दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। कैसे कैसे बोल सकते हैं? अगर हम जनरली पॉजिटिव लेंगे, इधर से लेंगे ऐसे, तो अगर ऐसे लेंगे तब एंगल पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव कितना होगा, तो 180 तक तो यही हो गया, प्लस 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके इधर से 240 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर यही एंगल इधर से मेजर किसी ने कर लिया ऐसे, तब उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अब वो कितना लिखेगा, तो ये तो 90 हो गया, और ये एंगल आपका 30 है, 30, तो 90 और 30 120, तो ये क्या लिखेगा माइनस 120। तो सेम एंगल जो होता है वो पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, सेम एंगल को नेगेटिव भी लिख सकते हैं। और सवाल उठता है कि कहाँ से कौन सा एंगल लेंगे। तो देखो, अगर पॉजिटिव वाला का वैल्यू छोटा है तो जनरली हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, नेगेटिव वाले का छोटा है तो जनरली नेगेटिव लेते हैं। हालांकि सेम एंगल को हम इजीली पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो इसका ट्रिक सीखो, ये है 240 और ये है माइनस 120। अगर हम माइनस हटा दे तो असल में ये दोनों मिलके देखो 360 डिग्री हो रहा है, 240 और 120 360 होगा। यहाँ पे देख लो, ये जो 230 है और ये जो 130 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस हटा के जोड़ो तो देखो ये भी 360 हो रहा है। तो अगर एक एंगल मान लीजिए कि 90 है तो दूसरा एंगल 270 होगा, बस एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जनरली अगर एंगल इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको पॉजिटिव वैल्यू मेजर करोगे तो बहुत बड़ा आता है, 270 से ज्यादा आ जाएगा। तो जनरली वैसे केसेस में एंगल हम लोग माइनस में बताते हैं, -60 -30। और अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जनरली हम लोग पॉजिटिव वैल्यू बताते हैं, क्योंकि नेगेटिव अगर ऐसे लेंगे जैसे यहाँ लिया है नेगेटिव, तो बहुत बड़ा एंगल आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर कभी एंगल नेगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है, आप चाहें तो उसको समझने के लिए प्लॉट कर लीजिए या उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले दोनों का सम 360 डिग्री आना चाहिए। चलो नोट करो। अब आइए, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल समझने के बाद अब हम लोग जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, उनको समझते हैं। ठीक है, हमारे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाला साइड है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस, और इसको लिखते हैं बी से। और ये जो अपोजिट साइड है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से लिखते हैं। और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच लिखते हैं। ये सबको को पता है। अब बस राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना है कि ये जो बी और पी है, परपेंडिकुलर और बेस, ये इंटरचेंजेबल है। हमने यहाँ एंगल थीटा लिया है तो जिस साइड थीटा लिया है ना उसके ये हिस्से को, इस नीचे वाले साइड को अगर हमने बेस बोला है तो इसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला है। लेकिन अगर किसी ने या किसी क्वेश्चन में
थीटा यहाँ की बजाय अगर यहाँ आ जाता ये वाला एंगल तो चेंज हो जाता मैटर, तब ये बेस हो जाता और ये सामने वाला साइड जो है ना वो परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये याद रखना है कि ये अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड होता है एंगल के हमेशा। ठीक है, और हाइपोटेनियस तीनों में सबसे बड़ा होता है। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है आपको सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 वो हम लोग डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा इस एंगल का डिफाइन होता है पी अपॉन एच करके। ठीक है, फिर कॉस थीटा कैसे डिफाइन होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, और फिर टैन थीटा कैसे डिफाइन होता है, पी अपॉन बी। ये एकदम बहुत बेसिक चीज है, सबको पता होगा। अब साइन कॉस टैन जो है ये तीन हमारे हो गए स्टार्टिंग के। अब इन तीनों का इनवर्स भी होता है, जैसे साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को आप 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं, और 1/sin थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है h अपॉन p, ये उल्टा h अपॉन p। नाउ कॉस का इनवर्स होता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा को वी कैन राइट 1/cos थीटा। और cos थीटा जो था b/h था तो ये हो जाएगा h अपॉन b। और फिर आता है आपका cot थीटा, cot थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक है, tan थीटा आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, tan थीटा कितना है p/b, तो ये हो जाएगा b अपॉन b। ये हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड पता है तो तीसरा इजीली निकल जाता है यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सब इजीली ये निकाल सकते हैं, ये वाला बड़ा काम का थ्योरम है। अब इसमें से कोई भी दो साइड पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब है कि अगर आपको इन साइन कॉस टैन कोसेक से कोट में से किसी एंगल का एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है ना, साइन कॉस टैन कोई एक भी पता है तो आप बाकी सारा निकाल सकते हैं। वो कैसे, सपोज किसी एंगल का साइन थीटा वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो साइन थीटा तो भाई पी बाई एच है, तो पी और एच एक तरीके से रेशियो आपको पता है, तो पी और एच पता है तो उससे आप बेस निकाल सकते हैं, और एक बार बेस आ गया तो फिर बी बाई एच पी बाई बी कॉस टैन सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है। okay? चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़े। नोट एक लिख लो कि इसकी वैल्यू कहाँ के कहाँ से कहाँ के बीच में होती है। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी किसी भी एंगल का निकालोगे तो -1 से लेकर के हमेशा +1 के बीच में आती है। इसको इनइक्वलिटी का साइन कहते हैं, लेस देन इक्वल टू, मतलब -1 से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और +1 से छोटा होगा या तो बड़ा होगा। सेम चीज कॉस थीटा में भी होता है, -1 से ये बड़ा होता है कॉस थीटा, एंड लेस देन इक्वल टू +1 होता है। लेकिन जो tan थीटा होता है वो -∞ से लेकर के +∞ तक कुछ भी हो सकता है। मतलब tan थीटा की वैल्यू कोई बाउंड्री नहीं है। tan थीटा 2, 3, 4, 20, 50 कुछ भी आ सकता है, -20, -30, -5। लेकिन साइन और कॉस हमेशा आपको -1 से +1 में आएगा। अब आपने 0 से 90 डिग्री का जो है ना साइन और कॉस का वैल्यू पढ़ा होगा, तो उसमें तो आपको सब कुछ पॉजिटिव मिलता है, लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें नेगेटिव एंगल भी आएगा जब थीटा 90 से बड़ा होगा या 180 से बड़ा आएगा। फिलहाल हम लोग सिंपल सा केस आपको सिखाते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह के केसेस में जरूरत पड़ती है कि आपको दिया गया है कि इफ साइन थीटा की वैल्यू दे दी जाए। ठीक है ना, मान लीजिए कहा जाए साइन थीटा भाई ऐसा है 3/5 है। अब ये 3/5 अगर आप देखें तो ये 1 से छोटा है, साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें, तो हमें कहा गया कि ऐसा करो भाई कि कॉस थीटा निकाल दो इसका, फाइंड कॉस थीटा एंड टैन थीटा।
अब सवाल है कि साइन थीटा से कॉस थीटा tan थीटा कैसे निकाले। तो ये साइन थीटा की वैल्यू से आप एंगल तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये एंगल आपको याद नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन थीटा को क्या लिखते हैं, p बाई क्या था हमारा, p बाई h, यही था ना। तो p बाई h हो गया 3/5। इसका मतलब हम p को 3 मान लेंगे और h को 5। रेशियो ही तो निकालना है हमें, एग्जैक्टली p और h की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो उस हिसाब से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर ये हो गया आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो h हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस p का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये आ गया 4। ठीक है, अगर आपको b आ गया है ये वाला, तो अब आप cos और tan इजीली निकाल सकते हैं भाई। cos थीटा कितना हो जाएगा, b बाई h। ठीक है, तो b की जगह हम ये ले लेंगे जो हमें निकालना है 4, और h जो है वो यहाँ पता था, कितना हो गया 5। इसी तरह से tan थीटा भी आ जाएगा। tan थीटा आपका था p अपॉन p, तो p की जगह तो ये ले लेंगे 3। ठीक है, और b हमने यहाँ निकाल रखा है 3/4। एक और केस देखो, मान लीजिए कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू है 4 अपॉन 5। ठीक है, तो यहां से आपसे कहा गया कि फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जिस एंगल का tan थीटा पता है उसका साइन और कॉस निकाले। तो यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है असल में, tan थीटा होता है आपका p अपॉन b, यही होता है ना, p अपॉन b। और ये कितना दे रखा है 4 अपॉन 5। तो 4 अपॉन 5 दिया तो यहाँ से h निकाल लेंगे, ये मानते हुए कि p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू जो है वो 5 है। तो h निकालने के लिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 हो गया प्लस 25 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा रूट 41। ठीक है, रूट 41 आ गया तो बस हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे p अपॉन h। p अपॉन h जो है वो कैसे निकालेंगे, तो p की जगह 4 ले लेंगे और h की जगह रूट 41। इसी तरह से cos थीटा निकाल लेंगे। चलो भाई नोट करो सबको इसको। cos थीटा हो गया हमारा, b हो गया 5 ये वाला। ठीक है, और रूट 41 नोट कीजिए इसको। अब जो है नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले इसमें देखने हम लोगों को। जैसे अगर हमारे पास साइन 2 थीटा हो, ठीक है, थीटा प्लस थीटा, तो साइन 2 थीटा को हम ब्रेक करके लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप साइन ए प्लस बी से जो है वो डेराइव कर सकते हैं, जो अभी पिछले वाले स्लाइड में लिखा था। इसी तरह से अगर कॉस 2 थीटा हो, ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर एक होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये आता कहाँ से है, यहाँ पर cos a प्लस बी में a और b दोनों की जगह थीटा लिख दो, ठीक है, तो cos 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वहां से आ जाता है, और फिर बाद में cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो ये आ जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है जो थोड़ा कम यूज होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की खासियत क्या है कि आप cos 2 थीटा को cos थीटा या sin थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर sin थीटा की वैल्यू पता है तो आप उसके cos 2 थीटा की डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या cos 2 थीटा का वैल्यू पता है तो sin थीटा का। इसी टाइप का एक और फॉर्मूला होता है आपका tan वाला, ठीक है। tan 2 थीटा जो होता है ये आपका होता है, इसको tan 2 थीटा का फॉर्मूला उसी तरह से निकालेंगे जैसे tan a प्लस tan b का था, उसी तरह से ये आपका आ जाएगा 2 tan थीटा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 2 थीटा वाले केसेस। अब आइए 180 प्लस माइनस थीटा वाला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब साइन रूल और एक कोसाइन रूल होता है, वो देखो। अगर ये एक ट्रायंगल है, ये साइड अल्फा है, ये साइड का एंगल कॉर्नर का बीटा है, और ये अगर गामा है, ठीक है, तो सपोज ये ए है साइड, ये बी है और ये सी है। तीनों में एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग साइन रूल कहते हैं ट्रायंगल का, और ये क्या होगा, तो ये होता है आपको साइन अल्फा अपॉन ए, ये वाला साइन अल्फा अपॉन ए सामने वाला साइड। फिर अगर इसी तरह से यहां लेंगे साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है अल्फा बीटा गामा, तो ए बी सी, अल्फा लिया तो सामने वाला साइड, बीटा लिया तो सामने वाला साइड, गामा लिया तो सामने वाला साइड, ठीक है। तो ये साइड्स और एंगल्स के बीच का रेशियो है, इसको साइन रूल कहते हैं। इसी तरह से एक कोसाइन रूल होता है। अब कोसाइन रूल में क्या होता है, फिर से हमने एक ट्रायंगल इस तरह से बना लिया, ठीक है, और अगर इसमें ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है और ये साइड, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये दोनों थोड़े से कम यूज होते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ए बी सी और थीटा 4 वेरिएबल है, इसमें तो 6 वेरिएबल है, तो ये दोनों थोड़े कम यूज होते हैं। लेकिन इससे ऊपर ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये कुछ ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, नोट कर लो। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज कहा जाए फाइंड साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब साइन 75 निकालना है। अब फॉर्मूला अगर नहीं बताया गया तो इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। पहले देखिए 75 की वैल्यू ऐसे तो नहीं पता होती है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग साइन ए प्लस बी से अगर चाहें तो वहां से निकाल लेते हैं। कैसे, इसे हम लोग दो एंगल के सम में लिखेंगे, ऐसे दो एंगल जिनका साइन और कॉस वैल्यू हमें पता हो। जैसे इसे हम साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये a प्लस बी के फॉर्मूले में आ गया, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30, ठीक है, माइनस फिर आ जाएगा कॉस 45 इंटू साइन 30।
ठीक है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो हमें पता है, तो वैल्यूज पता है तो इसको लिख देंगे ऐसे। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है आपका √3/2, ठीक है, माइनस कॉस 45 अगेन 1/√2, साइन 30 जो होता है ये होता है 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ऊपर में √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। सॉरी ये प्लस होगा, साइन 45 + 30 है ना, तो यहाँ बीच में ये प्लस आएगा, तो ये फाइनल आंसर होगा √3 + 1/2√2। अब साइन 45 अगर आपको पता है तो इनडायरेक्टली ये 90 - 75 करो तो ये 15 आता है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 15, होगा कि नहीं। इसी तरह से मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग चाहते हैं इस बार कॉस निकालते हैं, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है इसी तरीके से। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो दो एंगल ऐसे लेंगे जिसके सब्ट्रैक्शन से 50 आ जाए, तो आप इसमें एक 45 और 30 लिख सकते हैं, साइन 45 - 30। दूसरा ऑप्शन है 60 - 45 भी तो होगा, 60 - 45, कोई भी दो ऐसा एंगल लो जिसका डिफरेंस ये आ जाए। अब इसको हम लोग cos a - cos b के फॉर्मूले में तोड़ेंगे, तो इसमें होता है cos a cos b, तो पहले cos 60 इंटू cos 45, ठीक है, फिर बीच में माइनस आता था और ये होता था cos a cos b, तो अब यहाँ पे तो b माइनस है ना, तो अगर जब ये लिखोगे, ये सॉरी साइन होता है, cos पहला आता है फिर साइन आता है, तो यहाँ पे आता है ये साइन 60 इंटू साइन ऑफ -45 जो इसको प्लस बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे भी -45 था लेकिन कॉस में फर्क नहीं पड़ता है, अब इसको वैल्यूज बस पुट कर देनी है। कॉस 60 जो हो गया वो हो जाएगा आपका 1/2, और ये जो आपका 45 है ये होगा 1/√2, तो 1/2 प्लस 1/√2, ठीक है, इंटू, और यहाँ पे चलो साइन 60 करोगे तो √3/2, और ये हो गया 1/√2। देखो ऊपर में जो आया था सेम आ गया, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, देखो वही चीज है। तो ये आप क्या cos 15 हमने इस तरह से निकाला। इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपको 2θ से भी निकल सकता है। जैसे अगर हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है इस बार, तो एक तो तरीका ये है कि हम इस फार्मूले से निकाल लें, ठीक है ना, साइन 60 - 45, लेकिन मान लो कि हम लोग साइन 2θ वाले फार्मूले से निकालना चाहते हैं या cos 2θ वाले फार्मूले से। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे थीटा ले लें 15 को, तो इसका डबल होता है 30 डिग्री 2θ, और साइन 30 cos 30 का वैल्यू हमें पता रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि cos 2θ वाला जो फॉर्मूला था, तीन फॉर्मूले थे, उसमें से एक में साइन स्क्वायर आता है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसको यूज करते हैं। देखो इसके पीछे सोच क्या होती है कि अगर हम यहाँ थीटा की जगह 15 मान लें तो 2θ की जगह 30 मानना पड़ेगा, cos 30 हमें पता है तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका, इधर ले आओगे तो 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 - cos 30, तो 1 - √3/2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और
ये साइन स्क्वायर था ना, तो ये सब चला जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो फर्दर जो है ना रूट वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कि साइन 15 जैसा कि बताया कॉस 15 निकाला, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये सब सवाल नहीं है, बस ये आपको क्या है ना कि फॉर्मूलों की प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा कभी जरूरत पड़ गया कि साइन 15 या कॉस 15 की वैल्यू चाहिए, तो बेटर ये रहेगा कि वैल्यू आप एक याद रखिए। नहीं याद रखते हैं तो ये प्लस माइनस वाले फॉर्मूले से जरूरत पड़ने पे ऑन द स्पॉट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो। अब जो है इसमें और एक आध केस देख लो एग्जाम्पल के, फॉर्मूलों का प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हमने tan थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा, उसका यूज करते हैं। और मान लीजिए कि हमें निकालनी है tan 15 की वैल्यू, ठीक है ना, tan 15 की। तो अगर हम a माइनस बी के फॉर्मूले से चले तो इसे हम लिख सकते हैं tan 60 माइनस 45, ठीक है। नाउ इसको फॉर्मूले से अगर तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका tan 60 माइनस tan 45, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 45, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया है, tan a प्लस बी वाला जो फॉर्मूला था वही लिखा है, बस जहाँ b है वहां माइनस b कर दिया है, ठीक है। कॉपी में तुम्हारे लिखा होगा वो सेम फॉर्मूला है। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे तो tan 60 √3 होता है, और ये आपका होता है 1/1 ही होता है tan 45, और ये हो गया 1 tan 60 √3 होता है, और ये आपका जो tan 45 है ये 1 हो गया। तो ये आ गया आंसर √3 - 1/√3 + 1, ठीक है।